कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा साहब मौजूद हैं, जो कि अब हरियाणा राजनीति में अपने बयानों से भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन सर, आपका जो राजनीतिक करियर है वो बेमिसाल रहा है। बहुत बड़ा अनुभव आपके पास है, भूपेंद्र हुड्डा के पास है, उदय भान जी भी एक विजन लेकर चल रहे हैं। सत्ता पक्ष की अगर आलोचना की जाए विपक्ष की ओर से तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, आप मुद्दे ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन सत्ता में आने के लिए, विपक्ष से सत्ता में जाने के लिए जनता के बीच जाना, वायदे करना और फिर विश्वास जीतना, ये उतना आसान नहीं होता है। इस समय आपकी पार्टी, खुद आप किस तरह से जनता के बीच जाकर उनको ये बता रहे हैं कि अगर आपका भला करेगा कोई तो वो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता करेंगे। धन्यवाद कमल जी। पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि एक मौका आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का दिया, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर दो ही पहलू होते हैं राजनीति के, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष होकर। तो आज आप जो पंचायत प्रोग्राम शुरू करके जो आपने किया बहुत अच्छा है, शुक्रिया सर। दूसरा, आपने मुद्दों की बात करी। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, और बीजेपी और जेजेपी की सरकार से हर वर्ग आज परेशान है। उसका कारण है कि ये दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। लोग हरियाणा प्रदेश में 2019 के चुनाव में बीजेपी को बदलना चाहते थे। बीजेपी ने नारा तो दे रखा था 75 पार, परंतु लोग इनसे तंग थे, तो लोगों ने जेजेपी के पक्ष में भी 10 सीट दे दी, जिन्होंने इनके खिलाफ वोट ली थी। दोनों का गठबंधन हो गया, और गठबंधन के बाद आज जो सरकार चली, इस सरकार के अंदर आप मुद्दों की बात कर रहे थे ना, तो मुद्दे तो आज सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। आप इनके घोटाले अगर गिनोगे तो ऐसा कोई इतने दिन की, इतने सालों की सरकार नहीं है जितने इनमें घोटाले हो गए। सबसे पहले इनके बनते ही कोरोना में लोग तो कोरोना से मर रहे थे, ऑक्सीजन की जरूरत को महसूस कर रहे थे, और ये शराब का घोटाला कर रहे थे। धान घोटाला अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है जो लगातार था और अब भी चल रहा है। बाहर से चावल लाया जाता है और यहाँ के बेच देते हैं। इसी प्रकार आपके रजिस्ट्री घोटाला हुआ, माइन का घोटाला तो सबको पार करते, और इनके राज में तो यूरिया का घोटाला भी है। यूरिया किसान को जब जरूरत होती है यूरिया मिलता नहीं। यूरिया यमुनानगर की फैक्ट्रियों में जाके बिकता है, और अभी कुछ दिन पहले सेंट्रल की टीम ने यमुनानगर की फैक्ट्रियों में छापे मारे, जहां यूरिया के बैग बरामद हुए। जो किसान के खेत में जरूरत होती है वो मार्केट से गायब कर देते हैं और वहां जाके ब्लैक में बेचते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की जो बात मुख्यमंत्री कहते हैं, इनके राज में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। घोटाले हुए इनके राज में हुए। आज महंगाई की बात करें, महंगाई ये कहते थे जब इनकी सरकार थी कि हम महंगाई को कम करेंगे, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट छपाई थी जिसमें गैस सिलेंडर रखा हुआ था, और उस गैस सिलेंडर के नीचे लिखा हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। जब 400 का था तब तो महंगाई की मार थी, और आज 1150 का हो गया तो महंगाई की मार नहीं है। डीजल उस समय 52 रुपए लीटर मिलता था, और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए थे। उस समय $100 प्रति बैरल से ऊपर कच्चे तेल के दाम थे। आज $70 से भी नीचे चले गए, और यहाँ डीजल लेना पड़ता है 90 रुपए लीटर। ट्रैक्टर इंप्लीमेंट्स पे कोई जीएसटी नहीं होती थी, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पे कोई जीएसटी नहीं थी, खाद पे कोई जीएसटी नहीं थी, आज सब पे जीएसटी लगा दी। भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी की वजह से नशा बढ़ा। तो ये सारी चीजें लोगों के सामने है, और लोग आज बदलाव चाहते हैं, और विकल्प केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। आपने कई बातों की बात की। सबसे पहले में जो आप कथित घोटाले की बात कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला से पूछा जाता है कि विपक्ष आप पर आरोप लगाता है, वो कहते हैं कि बताइए रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया। अगर रजिस्ट्री घोटाला था जो आप बताते हैं,
तो जो 1200 करोड़ रुपए का आंकड़ा वो लेकर आते हैं कि पहले होता था, इतना रेवेन्यू जनरेट होता था, तो आज 10,000 करोड़ रुपए के आसपास कैसे पहुंच गया, कैसे रजिस्ट्री घोटाला हो गया? ये काउंटर किया जाता है। कमल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लगातार मुख्यमंत्री जी भी विधानसभा में जब बजट पेश करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि मेरे 60,000 करोड़ का बजट था, 1,80,000 करोड़ तक ले गए। मुझे ये नहीं समझ लगती कि जनता के खून चूस के जो पैसा लेके खजाना भरते हैं, उसको अपनी ये उपलब्धि बताते हैं। वो कहते हैं अब दुष्यंत चौटाला जी की गरीबों का कल्याण किया हमने। मैं आपको ही कह रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला जी की आप बात करते हैं, उन्होंने कहते हैं कि हमारी कलेक्शन बड़ी है, घोटाला कैसे हो गया? उनको ये पता होना चाहिए उनको कि 2019 में कलेक्टर रेट क्या था और आज कलेक्टर रेट क्या है। ये जो पैसा बढ़ता है, ये इसलिए बढ़ा है कि कलेक्टर रेट बढ़ गए, इसलिए रजिस्ट्रियां के पैसे बढ़ जाते हैं। और ये कहते हैं हमारा जो मुख्यमंत्री कहते हैं 1,80,000 करोड़ का हो गया। अरे पहले 50 रुपये लीटर डीजल पे टैक्स मिलता था, अब आपको 90 रुपये लीटर पे मिलता है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ये बताएं कि 1,80,000 करोड़ करने में उनकी उपलब्धि क्या है? केवल सरकार जो होती है पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, लोगों की जेब पे डाका डालने के लिए नहीं होती। ये सरकार लगातार लोगों की जेब पे पैसा निकालकर अपने खजाने को भरने लगती है, और जब खजाना भी नहीं भरा जाता तो उधार लेते हैं। वो कहते हैं कि चहेतों को नौकरियां नहीं देते, पर्ची खर्ची का खेल अब नहीं यहां पर होता है। जो डिजर्व करता है उसको नौकरी, उसको रोजगार इस सरकार में मिलता है, इस गठबंधन की सरकार में भी मिल रहा है। आज बड़े दुख से कहना पड़ता हमें कि हमारा हरियाणा प्रदेश का नौजवान जो सीमा पर जाकर देश की रक्षा करता था, जो जवान किसान में खेत में काम करके इस देश का अन्न से पेट भरता था, आज वो विदेशों में जाने लग गया। आज पॉलिटेक्निकल कॉलेज खाली पड़े, इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़े, डिग्री कॉलेज जो हैं वो बंद होने के कगार पे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिलता। यहाँ का बच्चा जो है आज विदेशों पे जाने पे मजबूर है। इन्होंने नौकरियां ही नहीं दी। अगर नौकरी लगाने की बात आती है तो पेपर लीक हो जाता है। अरे एक बच्चा कोचिंग करके पता नहीं कहाँ से पैसे लेते हैं, कोचिंग करते हैं, और जब वो पेपर देने पेपर सेंटर पे जाता है तो वो पेपर लीक हो जाता है। वो काउंटर इस बात का करते हैं सर, वो ये कहते हैं कि हमने तो ये चीजें पकड़ी हैं, हमने वो आरोपी पकड़े हैं, सलाखों के पीछे धकेले हैं, और जिनके साथ गलत हो सकता था वो हमने गलत नहीं होने दिया, पारदर्शिता के साथ काम किया। बार बार ये राग अलापा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी अगर है तो इस सरकार में है। देखिए, जब रोजगार ही नहीं होगा तो पारदर्शिता कहां से होगी? रोजगार ही नहीं मिल रहा है बच्चों को रोजगार मिल नहीं रहा, सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप भी कुरुक्षेत्र में रहते हैं, कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक मुझे एम्प्लॉयज मिल गया, उसकी रिटायरमेंट पार्टी थी। तो मैं उस रिटायरमेंट पार्टी में गया, कुदरती कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रेस से रिटायर हुआ था। तो मैंने कहा जी कितनी संख्या है आपके यहाँ? वो कहने लगा कि हम 19 थे, आज मैं रिटायर हो गया हूँ, 18 रह गए हैं। और जब मैंने ज्वाइन की थी ना प्रेस के अंदर नौकरी, उस समय 150 एम्प्लॉइज थे और 30 एम्प्लॉइज ठेके पे रखे हुए थे। 180 में से 18 रह गए। ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी का काम घट गया, यूनिवर्सिटी का काम प्रेस की बजाय आज बाहर देने को लग गए। यही कारण है कि रोजगार की संख्या घट रही है। स्कूलों को मर्ज करके जो सीटें भरनी चाहिए थी वो उसकी भरने की बजाय वो सीटें ही खत्म कर दी। और ये पहली सरकार है जिनके राज के अंदर स्कूलों का दर्जा घटाया गया। नहीं तो हम स्कूलों में जाते थे, हर जगह यही डिमांड होती थी कि हमारे स्कूल का अपग्रेड कर दो, 5वीं से 8वीं कर दो, 8वीं से 10वीं कर दो, 10वीं से +2 का कर दो। और इन्होंने तो कम करने का काम किया। वो कह रहे हैं मर्ज तो कर रहे हैं और आप प्रचार कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अगर कहीं पर मर्ज कर रहे हैं, मर्ज इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर टीचर नहीं है। अगर टीचर पढ़ाने वाला नहीं होगा तो बच्चा कहां से आएगा? बच्चे नहीं, वो कह रहे बच्चा कहां से आएगा? बच्चे कम। जब टीचर ही नहीं है, बच्चा माँ बाप अपने स्कूल में भेजता है। आखिर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा और पढ़ के आगे रोजगार इसको मिलेगा, और जिस सब्जेक्ट में वो पढ़ाई करना चाहता है वहां उसका टीचर नहीं है, तो फिर वो उसका सरकारी स्कूल की बजाय उस माँ बाप को
चाहे कहीं से उधार से पैसे लेने पड़े, वो प्राइवेट में डालता है। अगर ये वहां पर जितनी पोस्टां थी उनको बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते। इन्होंने गरीब का बच्चा प्राइवेट में ज्यादा पैसे में पढ़े, इन्होंने स्कूलों से वो पोस्टें ही खत्म कर दी। तो स्कीम तो सर दी ना बच्चों के लिए, उन्हीं गरीब बच्चों के लिए स्कीम्स तो है ना कि प्राइवेट में आप पढ़िए, सरकार आपका पैसा देगी। संस्कृति मॉडल स्कूल है, एक आइडियल स्कूल वहां पर बनाए हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो आज बच्चे टॉप 100 वाले हैं और उनको आईआईटी तक भी अब पहुंचने का मौका मिल रहा है। ये सरकार की स्कीम्स हैं, ये क्या आपको नकारात्मक तरीके से ही लगती हैं कि इसमें भी भला नहीं है कोई सरकार? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देश जो है बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा। हम नमन करते हैं उन शहीदों को कि जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, गोलियां खाई, जेलें काटी, तब जाके देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो इस देश के अंदर अनाज भी खाने के लिए बाहर से मंगाना पड़ता था। यहां पर कहते हैं कि कुछ बनता ही नहीं था। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को बाहर से बहुत इस प्रकार की ऑफर आई थी कि हम आपके साथ मिलकर आपके देश में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मेरा गरीब देश है, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। उन्होंने एक बहुत मजबूत पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था और उस पब्लिक सेक्टर के अंदर बच्चों को रोजगार मिला था। और संविधान के अनुसार जो हमारे एससी बीसी के लोग थे उनको उसमें आरक्षण मिला था। इन लोगों ने पब्लिक सेक्टर को खत्म करके आज जो ये प्राइवेट सेक्टर की जिसकी जिक्र आपने किया है, प्राइवेट सेक्टर में ले जाने का काम कर रहे हैं। नंबर एक तो जो एससी बीसी के लोग हैं, अगर नौकरी नहीं रहेगी तो उन्हें आरक्षण खत्म हो जाएगा। कोई अडानी तो नहीं आरक्षण देगा। अब एयरपोर्ट पे लिखा गया अडानी, एयरपोर्ट पे अगर 100 नौकरियां निकलती तो 27 लोग तो एससी बीसी के लगते। अब 100 में से वो 50 लगाएगा, उनमें से एक भी एससी बीसी लगाएगा। यही ये करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम मौका दे रहे हैं, तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ो। अपने स्कूलों को जब बंद कर देंगे फिर प्राइवेट स्कूल वाला अपनी मर्जी से पैसे लेगा। और आज भी प्राइवेट स्कूलों की इतनी लूट है, आज प्राइवेट स्कूल वाले हर साल एनुअल एडमिशन के नाम पे बच्चों से पैसे लेते। लेकिन ये भी तो सच्चाई है सर, मान लीजिए मिडिल क्लास फैमिली है, हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और ये कड़वी सच्चाई है सर, ये आप भी मानेंगे। आपके बच्चों को आपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया होगा, मैं मानता हूँ, सरकारी में तो नहीं पढ़ाया। तो गरीब बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, उनके अभिभावक चाहते हैं कि प्राइवेट में जाकर भी हमारे बच्चे पढ़ लें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं बना है, और आपके समय में ये थी जब आप सत्ता में रहे, कभी चाहे इनेलो में भी रहे, आप कांग्रेस में भी आए, तो मैं ये पूछना चाहता हूं तो दिक्कत क्या उस चीज में, उसको अब नेगेटिविटी के तौर पर क्यों देख रहे हैं? नहीं, नेगेटिव पे नहीं देखते। दिक्कत ये है कि आज तो वो अच्छा लग रहा है, परंतु जब अगर आप अपना स्कूल बंद कर दोगे तो आपके स्कूल जब बंद हो जाएंगे तो फिर उनकी मनमर्जी से। यानी आपको लगता है आप आज अगर आप पर काम करना चाहिए, अगर आप अपने स्कूलों को मजबूत करो, कंपटीशन में चलो, तो मैं मान के चलता हूं कि बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अब कोई माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट में नहीं भेजता। कारण यही है कि वहां पर टीचर नहीं होते, इसलिए लोगों को पढ़ना पड़ता। ठीक है सर, अब हरियाणा राजनीति की बात कर लेता हूँ, आपकी पार्टी की भी बात कर लेता हूँ। वरिष्ठ नेता है आप कांग्रेस पार्टी की, और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है और वक्त मैं कहूंगा राजनीतिक तौर पर तो कम ही बचा है, आपको बहुत तैयारी करनी है। लेकिन एक समस्या है कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस पर विरोधी आपको बहुत घेरते हैं, वो है गुटबाजी की। इससे कैसे आप पार पाएंगे, और जो बाकी बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, उनको कैसे समझा पाएंगे? एक मंच पर वो नेता कैसे हमें दिखाई देंगे जो कहेंगे कि हाँ हम सब मिलकर काम करेंगे ऐसा कि हम सत्ता में आएंगे? ये सर, ये भी एक कड़वी सच्चाई है कांग्रेस पार्टी के भीतर। एक ये भी कड़वी सच्चाई है कि जो लोग ये आपके बीच में आ गए या लोगों के बीच में कहते हैं ना गुटबाजी की, वो अब ये समझ चुके हैं कि सरकार जो आने वाली है वो कांग्रेस पार्टी की है। आज हरियाणा की चौपाल में जाओ, बाजार में जाओ, बस में जाओ, रेल में जाओ, हर आदमी ये कहता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी। आपने कोई सर्वे करवाया? सर्वे तो आप भी जाके, आप बस में, आज बस पे बैठ के आप कुरुक्षेत्र जाना, रास्ते में पूछ लेना, अपने आप सर्वे हो जाएगा। सर्वे लोगों की जुबान होता है पब्लिक प्रजातंत्र के अंदर। लोग जब बोलने लग जाते हैं, तो जब वो लोग बोल रहे हैं और इनके एमएलए जब आपस में चर्चा करते हैं, ये भी मानते हैं कि अब आने, तो फिर ये कह देते हैं सरकार तो कांग्रेस की आएगी पर गुटबाजी है। परंतु कोई गुटबाजी नहीं है, सभी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होंगे आपको पूरी कांग्रेस एक दिखेगी।
ऐसा तो नहीं है, हमने तो कई बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी बात की है जब हम डिबेट करते हैं अक्सर। कई तो ऐसे भी हैं जो खुद भी गुट में बटे हुए हैं और कई बार कहते हैं हरियाणा में तो कांग्रेस इज हुड्डा और हुड्डा इज कांग्रेस, जैसे पहले सुना जाता था इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा। तो ऐसा कुछ चल रहा है सर कि भूपेंद्र हुड्डा एक बस सर्वे सर्वा है, उदय भान मानते हैं बात तो भूपेंद्र हुड्डा की मानते हैं, किरण चौधरी अक्सर इस तरह की बातें कई बार कह देते हैं कि हमें तो पूछा भी नहीं जाता। देखिए, निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी मजबूत है और हरियाणा प्रदेश के में आज जो हुड्डा साहब की लोकप्रियता है, आज लोग उसको भी मानते हैं। लोग ये कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में अंदर सरकार बनेगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसका भी कारण है कि जो उन्होंने 10 साल हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, हर क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है, उनके समय में आज के किसान को तो लट से पीटा जाता है। उनके समय में किसान को मांग मानने जाते थे। गन्ने की रेट की बात करें, चाहे आपकी जीरी की रेट की बात करें, सफेदे की बात करें, उनके राज के अंदर लोगों को अच्छे भाव मिले, अच्छा विकास हुआ। आज उन चीज़ों को लोग याद करते हुए हुड्डा साहब की सरकार देखना चाहते हैं, और आज की सरकार पे का तो प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। प्रजातंत्र में अगर विश्वास होता तो ये लोग, जब किसान दिल्ली जा रहे थे 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए, इनसे तो कुछ मांग भी नहीं रहे थे, लठ ये बरसा रहे थे, पिपली के अंदर भी करनाल के अंदर भी नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। और जब आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर मुख्यमंत्री जी के घर करनाल में गई तो घर तो बेटी का वैसे भी सम्मान होना चाहिए था, उन पे भी लठ बरसाए। ओल्ड पेंशन स्कीम जब हिमाचल में लागू हो गई है, राजस्थान में हो गई है, छत्तीसगढ़ में हो गई है, तो हरियाणा में अगर कर्मचारी मांगने जाते हैं उन पे भी लठ बरसाते हैं। और अपने अधिकारों के लिए अब ये कहते हैं राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल पहले पार्लियामेंट में चालू करा लो, विधानसभा में कर लो, सरपंचों पे क्यों लाओ? अगर वो बात करने जाते हैं तो उन पे भी लठ बरसाते हैं। तो ये सरकार प्रजातंत्र और लोकतंत्र का मायना भूल के लठ तंत्र पे विश्वास कर रही है। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है हरियाणा भर में, पहला चरण भी हमने देखा, दूसरा चरण भी अब जारी है, भिवानी में भी और यमुनानगर में हमने देखा भी एक उदाहरण भी, विरोधियों ने निशाना भी साधा, लेकिन फिर भी इस पर मेरा प्रश्न ये है, इसको लेकर भी कहा जाता है कि ये तो एक तरह की रैली है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके समर्थक दिखाई देते हैं, यहाँ भी गुटबाजी हावी हो जाती है। हमने कभी किरण चौधरी को विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में नहीं देखा, कुमारी सैलजा को नहीं देखा, रणदीप सुरजेवाला को नहीं देखा, ये क्यों कहा जाता है? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रजातंत्र में राजनीति के 2 पहलू हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। लोग सरकार बनाते हैं, लोगों को उम्मीद होती है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, किसान को भाव मिले। लोगों की एक उम्मीद होती है सरकार से, और सरकार जब अपनी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरती तो दूसरा पक्ष होता है विपक्ष। तो विपक्ष पे भी लोग उम्मीद रखते हैं। आज की सरकार तो हर मोर्चे पे फेल है, तो लोगों को विपक्ष पे उम्मीद है। अगर सत्ता पक्ष कुछ नहीं करता और विपक्ष भी चुप रहता है, लोग फिर ये कहते हैं भाई ये तो लोगों पे लठ बरसा रहे थे, ये लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे थे, ये विकास नहीं कर पा रहे थे, तो तुम कहाँ थे? तो ये मैं मानता हूं कि हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी शुरुआत करी। विपक्ष साहब के समक्ष जो कार्यक्रम किया, जो करनाल से शुरू हुआ, जींद में, नूह में, आपके कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ, फरीदाबाद के अंदर हुआ, फतेहाबाद के अंदर हुआ, यमुनानगर हुआ, और भिवानी की बात है। तो आप जो कह रहे थे कि वो भाषण होते हैं, नहीं, हुड्डा साहब पहले वहाँ के अलग अलग जो लोग मिलना चाहते हैं लोग, चाहे वो वहाँ के किसान यूनियन के लोग हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे कोई कर्मचारी हैं, उनकी बात को उनके बाकायदा मिलते हैं, उनसे ज्ञापन लेते हैं और फिर सड़क से लेके विधानसभा तक उसको उठाने का काम करते हैं। विजन क्या है कांग्रेस पार्टी का? अंतिम सवाल है मेरा, क्या लेकर कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो ये वायदे करके आएंगे? क्योंकि मैंने ये भी सुना, भूपेंद्र हुड्डा साहब कह रहे थे 300 बिजली यूनिट की माफ कर देंगे, ओपीएस की बहाली कर देंगे, जबकि लागू विरोधी कहते हैं आपने ही की थी। और क्या क्या ऐसे वायदे हैं जो आप कर रहे हैं जनता से आने वाले वक्त के लिए? देखिए, हमारा एक ही विजन है। सबसे पहले तो आज जो युवा हताश है, युवाओं को रोजगार मिले, नशे से मुक्ति मिले। हमारा विजन है कि हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति जो आज बेहद नाजुक दौर पे,
जो आज व्यापारियों से लगातार फिरौतियां मांगी जाती हैं, एमएलओ से फिरौतियां मांगी जाती हैं, इसको बहुत मजबूत किया जाए, विकास बढ़ाया जाए। और जो आपने कहा कि हम ये रोजगार नहीं दे पाए, रोजगार भी हम देंगे, महंगाई को कम करेंगे और ओपीएस को भी लागू करेंगे। और जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, जो इन्होंने 5 लाख से ज्यादा लोगों की काट दी गई। जिस समय ये पेंशन शुरू हुई थी, ये पेंशन बुजुर्ग के सम्मान के लिए थी कि जिसकी उम्र 60 साल की होगी उसको पेंशन दो। उसमें कभी ये नहीं लिखा था कि इसकी आमदन कितनी है। अब एक बच्चा माँ बाप का अगर नौकरी लगा हुआ है और बच्चा माँ बाप को छोड़ के बेशक शहर लेने जाए, वो बच्चा जो है अपने परिवार के साथ अलग रह रहा है और वो माँ बाप को पूछता भी नहीं, और माँ बाप के लिए तो अभिशाप बन गया, ना वो पूछता और सरकार ने पेंशन काट दी कि आपका बच्चा नौकरी लगा हुआ है। तो इसमें उम्र की संख्या, जो ये परिवार पहचान पत्र ले आए हैं, ये भी पेंशन काटने का, बीपीएल कार्ड काटने का एक हथियार है। इसको खत्म करके जिस बुजुर्ग की उम्र 60 साल की होगी उसको 6,000 रुपये पेंशन साल महीने की दी जाएगी, ताकि वो अपना रोजगार जो कर सके, गुजारा कर सके। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की जाएगी। और सबसे बड़ी जरूरी, गरीब आदमी के लिए आज रहने की जगह नहीं है। पहले सेक्टर कटा करते थे, सेक्टरों के अंदर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के प्लाट हुआ करते थे। इन लोगों ने वो सेक्टर ही बंद कर दिए। अब तो प्राइवेट बिल्डर काटते हैं, और प्राइवेट बिल्डर भी इनसे जुड़े लोग किसान की जमीन सस्ती लेकर और फिर रास्ता बीच में निकालकर उसको हजारों रुपए गज के हिसाब से बेचते हैं। तो जो लूट इन्होंने की है, आज गरीब आदमी को मकान नहीं मिलता। तो फैसला लिया है हमारे हाईकमान ने कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 गज के गरीब आदमी को प्लाट दिए जाएंगे और उसके अंदर 2 कमरे बनाकर भी दे जाएंगे, ताकि गरीब आदमी को कोई दिक्कत ना हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, इस मंच पर आप आए और आपने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और अपना विजन बताया कांग्रेस पार्टी का आने वाले वक्त में आप क्या वायदे करके जनता के बीच जाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी इस मंच पर आने के लिए। आपका भी धन्यवाद है कि आप इसी प्रकार जनता की समस्याओं को लोगों के बीच में रखते रहे। शुक्रिया सर, हमारा जिम्मा हम इसको निभाते रहेंगे। शुक्रिया। तो खास चर्चा का दौर यहाँ पर चला और इसी के साथ सर आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, आप यहाँ मंच पर बने रहिए। खबरें अभी तक के एमडी डॉक्टर विशाल गर्ग जी यहाँ पर आएंगे और साथ ही इस पल को यादगार बनाएंगे स्मृति चिन्ह देकर। तो जोरदार तालियां यहाँ पर होनी चाहिए। और देखिए, जनता से जुड़े मुद्दे क्योंकि यहाँ पर उठाए गए हैं, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत 2023 की अगर बात करें, 2024 बस आने ही वाला है।